नमस्कार दोस्तों, स्टार गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फरवरी 2019 में ट्रिपल सी का जो आपका एग्जाम होने वाला, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सभी वीडियो का पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि किसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। जो आपका वैन होता है, वैन को ही लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लैन क्या होता है, आपका मैन क्या होता है, वैन क्या होता है और कैन क्या होता है। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और इनसे भी जितने भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने पिछले साल उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर थंबनेल आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले वहाँ पे हेडिंग में देखिएगा, हेडिंग पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जितने भी नेटवर्क का जितने भी पार्ट में बांटा गया सभी को इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आपका देखिएगा, सबसे पहला आपका दिया है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि आपका लाइन का फुल फॉर्म पूछता है। तो लाइन का जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क में पहला पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है कि एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 से 10 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, आप ये याद करिएगा, इसमें 1 से 10 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन तकनीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईथरनेट किस प्रकार का नेटवर्क का प्रिय लोकप्रिय तकनीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है कि लैन में कंप्यूटर जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा एक कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें दोनों पॉइंट को याद करिएगा, बस टोपोलॉजी और कोएक्सियल केबल का यूज आपके लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अगला यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका मैन का फुल फॉर्म पूछा, तो मैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर त्रिज्या में स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। जबकि आपका लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था? लगभग 1 से 10 किलोमीटर था। और इसमें क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या है? आपका लगभग 100 किलोमीटर त्रिज्या में फैला नेटवर्क है। उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि केबल जो आपका है टेलीविजन नेटवर्क, जो आपका केबल चलता है टेलीविजन के थ्रू, वो किसका एग्जाम्पल है? नेटवर्क मैन का एक एग्जाम्पल है। मैन का मीन्स क्या हो जाएगा? आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मैन का प्रयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे तो कई जगह छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क रहेंगे, तो मैन का उपयोग उन सभी लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का भी काम किया जाता है। यहाँ पे देखती है सबसे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपका फुल फॉर्म पूछता है, तो WAN का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। जो अभी आपका क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से आया है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वैन को बोला जाता था। और वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाता था? वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट भी वैन का एक उदाहरण है जो संसार का सबसे बड़ा वैन है। तो आप इसके याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि संसार का सबसे बड़ा वैन का एग्जांपल कौन सा है? तो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? आपका इंटरनेट एग्जांपल हो जाएगा। अगला वहां पे पॉइंट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित इंडोनेट भारत में वैन का एग्जांपल है। यहाँ पे CMC का फुल फॉर्म पूछा, CMC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और क्या विकास किया था? इंडोनेट विकास किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि PAN पैन का फुल फॉर्म पूछता है, तो PAN का पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र में
कुछ दूरी 10 मीटर से 100 मीटर तक कंप्यूटर का अपने ही उपकरणों से स्थापित संचार क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि इन कंप्यूटर को जोड़ने के लिए वायरलेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका WPAN का फुल फॉर्म पूछता है, तो WPAN का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो अगला पॉइंट आपका है पांचवा पॉइंट पे देखिएगा लिखा हुआ कैंपस एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले यहाँ से फुल फॉर्म आपका पूछता है, तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा कैंपस, CAN का फुल फॉर्म पूछता है तो CAN का फुल फॉर्म हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, कैंपस एरिया का नेटवर्क का जो दायरा होता है 1 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है। उसके बाद छठा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ वायरलेस लैन। तो यहाँ पे वायरलेस लैन देखिएगा फुल फॉर्म पूछता है तो क्या हो जाएगा? WLAN का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या हो जाएगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरलेस तकनीक का प्रयोग कर बिना तार के छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क क्या कहलाता है? वायरलेस लैन कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ लगा एंटीना जो डाटा को क्या करता है? स्थानांतरित करता है या ट्रांसफर करता है। यहाँ पे देखिएगा WNIC का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो इसका भी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिएगा नोट में लिखा हुआ है कि ईथरनेट लोकप्रिय एरिया नेटवर्क जो आपका है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ईथरनेट का विकास किसने किया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईथरनेट का विकास बॉब मेटकॉप ने 1973 में किया था। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ हम नेटवर्क की जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क को जो पार्ट हैं उसको जो वर्गीकरण किया गया है उन सब टॉपिक को यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ड के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका V हो जाएगा। हम Ctrl+I एक साथ प्रेस करते हैं तो जो हम लोग का वर्ड होता है वो क्या हो जाता है? इटैलिक में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देखते हैं, बाकी ऑप्शन में क्या होता है? Ctrl+N से क्या होता है? आपका न्यू पेज ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V से क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा 1 MB के बराबर होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C वाला हो जाएगा। 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक MB और GB या KB से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहले आपका क्या होता है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका एक निबल होता है। तो एक निबल में क्वेश्चन ये था कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं। उसके बाद एक बाइट में आपका 8 बिट या 2 निबल के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। और एक बात देखिएगा 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, तो 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि 1 मेगाबाइट बराबर कभी कभी किलोबाइट नहीं देता है, तो डायरेक्ट मिलियन में देता है। तो एक देखिएगा ये भी ध्यान दीजिएगा 1 मेगाबाइट बराबर 1 मिलियन बाइट भी होता है। उसके बाद इसी तरह 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है। और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होता है। और 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है।
और एक एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट होता है और एक जेट्टाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट होता है और एक एट्टोबाइट बराबर क्या होता है 1024 जेट्टाबाइट होता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, इससे भी आपके क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका देखेगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। तो जो ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे देखिएगा कब किया था आविष्कार, 1642 में किए थे। और उसके बाद देखिएगा जो ये प्रथम गणना मशीन थी इसका एक नाम और था, क्या नाम था उसका, एडिंग मशीन कहा जाता था। एडिंग मशीन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मशीन केवल जोड़ व घटा सकती थी, इसलिए उसे एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे 2 चीजें आप याद रखिएगा, 1642 में इसका आविष्कार किया गया और आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे क्या एडिंग मशीन कहा जाता है या फाक्स लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी ऑप्शन को देखिएगा, आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैं इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था जेपी एकट और जॉन मुचली और वान न्यूमन के बारे में। तो मैं यहाँ पे फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि देखिएगा जेपी एकट और जॉन मुचली ने किसका आविष्कार किया था, ENIAC का आविष्कार किया था। मैं आपको बताया था कि वीडियो में कि 1946 ईस्वी में जेपी एकट तथा जॉन मुचली ने समान कार्य के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था और जिसका नाम क्या दिए थे, ENIAC नाम दिए थे। उसके बाद मैं बताया था कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ENIAC का जो फुल फॉर्म हो जाता था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं वान न्यूमन से संबंधित देखिएगा, वान न्यूमन से भी 2 पॉइंट में बताया था। वान न्यूमन क्या हुआ था, जब ENIAC जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसमें क्या होता था, परिवार जो का प्रोग्राम था उसमें परिवर्तन करना कठिन था, इसलिए वान न्यूमन ने क्या दिया, किसकी अवधारणा दी, EDVAC की विकास किया। तो देखिएगा वान न्यूमन ने EDVAC का विकास किया। और यहाँ पे देखिएगा EDVAC का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता, तो EDVAC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपका 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा 5वां क्वेश्चन कि कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसके बाद 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। कमांड की जो ले जाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेचिंग बोलते हैं, या फिर ETCHING फेचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि यहाँ पे 6वां क्वेश्चन जो किएगा लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, किसने लेजर का आविष्कार किया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। थियोडर मेमन ने ही लेजर का आविष्कार किया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी में ही सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी पीढ़ी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपके दूसरी पीढ़ी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, वहां पे लिखेगा 1955 से 1964 लिखा हुआ है। जो 1965 से 1964 के बीच में जो गैप माना जाता है वो किसका माना जाता है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का माना जाता है। अब यहाँ पे पहले जनरेशन के बारे में बता चुका हूँ, तो जो पहला जनरेशन है उसका क्या सन है वो भी याद करिएगा। 1942 से 1955 आपका क्या था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था। उसके बाद 1955 से 1964 के बीच में किसका आ गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्यात की जगह पे, निर्यात ट्यूब की जगह पे, आप देखिए निर्यात ट्यूब होगा, निर्यात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो कि अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे।
तो यहाँ पे देखिएगा आपके जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें आपका नेरियट ट्यूब का प्रयोग किया गया, जबकि आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट जनरेशन में आपका जो सॉफ्टवेयर था वो मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था, जबकि आपका जो सेकंड जनरेशन आया उसमें असेंबली भाषा का उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाटा तथा सॉफ्टवेयर की भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। अब यहाँ पे फिर याद करिएगा फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग होता था स्टोरेज के लिए। दो चीज में बताया था, फर्स्ट जनरेशन में दो चीज का प्रयोग होता था। पहला आपका पंच कार्ड, दूसरा पेपर टेप का प्रयोग होता था। अब यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर की जो आपकी सेकंड पीढ़ी में जो कंप्यूटर की जो गणना होती थी किसमें होती थी, माइक्रो सेकंड में होती थी। अब फिर याद करिए आप फर्स्ट जनरेशन में किसमें होती थी, जो आपका प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसकी गणना किसमें थी, मिली सेकंड में होती थी। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो गया। आपके सेकंड जनरेशन से व्यवसाय और उद्योग में कंप्यूटर का यूज होना शुरू हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास आरंभ हुआ। यहाँ पे देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में किया गया, तो आप याद करिएगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रेन जैसे उच्च स्तरीय भाषा आईबीएम द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिएगा कोबोल का फुल फॉर्म पूछता है, तो कोबोल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका फोर्ट्रेन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिएगा इस जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था और किसने किया था, आईबीएम ने किया था। उसके बाद मैं आईबीएम का फुल फॉर्म बताया था, तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे पॉइंट में देखिए नोट में लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने किया था। आप याद करिएगा तीन लोग किए थे। ट्रांजिस्टर का जो आपका विकास हुआ था 1947 में 3 लोग मिलकर किए थे। कौन कौन, जॉन वार्डन, विलियम शाक्ले, वाल्टर ब्रेटन ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है कि जो कि 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, यहाँ पे देखिएगा हो गया, यहाँ पे ये लिखिएगा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। सी वाला चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं जो कि आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है SIM का पूर्ण अर्थ है। तो SIM का जो पूर्ण अर्थ हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका सिम का जो फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन दिया था, इसमें बहुत सारे लोग ने इसका राइट आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। तो कब हुआ था, 9 मई 2015 को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं जो आज की वीडियो के आज के क्वेश्चन की तरफ है। तो यहाँ पे देखते हैं आज का क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 1 मई 2015, 2 जून 2015, तीसरा 20 मई 2015, चौथा 9 मई 2015। इसका राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अगर जिसको CCC के जो थ्योरी पढ़ना होगा वो मुझे अनअकैडमी पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे मुझसे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे आपके सारे वीडियो के PDF एक साथ मिल सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।